हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम लोग देखने वाले आपके क्लास 10th साइंस की चैप्टर नंबर 1 को की क्वेश्चन आंसर, ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आपको बता दूं, जैसे कि अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चंस देखते थे, या हमने एक वीडियो बनाई जिसमें चैप्टर की शॉर्ट नोट बनाई। तो शॉर्ट नोट वाली वीडियो के बाद आप लोगों को, बहुत से बच्चों को डिमांड थी कि हम इसकी कुछ बुक की जो क्वेश्चंस पीछे में दिए रहते हैं या बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस की हम आंसर्स प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा, चैप्टर 1 में आप लोगों का टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 1 नंबर वाला एक प्रश्न, 3 नंबर वाला एक प्रश्न और 8 नंबर वाला एक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो 1 बाई 1 देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि इकट्ठे 8 नंबर का पूछेंगे, आपको या तो 3 नंबर वाला या 4 नंबर वाला ही प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न देखो क्या है भाई, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखे। सबसे पहले चयन को मैं बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनेंगे। चयन क्या होती है? जीवों के गुणों के लक्षण में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चयन कहते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप लिख सकते हैं, जीवों के लक्षण में परिवर्तन। लक्षण का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? गुण को। उसके गुण को अगर हम बदल दे, जैसे कि मान के चलो एक जीव ले लेते हैं पपीता। पपीता को पकने में 10 दिन लगता था, लेकिन हम उसके लक्षण को बदल दिए, उसके गुण को बदल दिए कि वो 2 दिन में ही पक जाता है, तो इसे ही चयन कहते हैं। क्लियर है? तो जीवों के लक्षण में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम लोग चयन कहते हैं। फिर चयन 2 प्रकार के होते हैं आपके भैया, प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इस प्रश्न पहला जो है 3 नंबर के लिए आपको पूछे जा सकते हैं, कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर। तो आपकी स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, समझ जाओ इसको आंसर कि इसमें 3 अंतर बोला गया, इसलिए 3 अंतर है, और भी अंतर आप लोग कर सकते हो। जैसे कि पहला, कृत्रिम चयन की बात करें तो यह चयन मनुष्यों द्वारा संचालित होती है, जबकि प्राकृतिक चयन जो है प्रकृति के द्वारा संचालित होती है। दूसरा इसमें दिया है कि यह चयन वनस्पति जगत में महत्वपूर्ण है, जबकि यह प्राणी जगत में महत्वपूर्ण है। इसमें जीव की उत्पत्ति बहुत कम होती है, जबकि प्राकृतिक चयन में जीव की उत्पत्ति बहुत अधिक होती है। अब देखो एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं लिखा है, मैं वो भी बता रहा हूं, ताकि आप अगर मान चलो इन चीजों को भूल जाओ तो आगे आप एक्स्ट्रा भी कर सको, ठीक है। तो बच्चों आप लोग ध्यान देना, जैसे कि कृत्रिम चयन में हम वांछित लक्षण प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हमें जैसा चाहिए उस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक चयन में वांछित लक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक और अंतर हो गया, चौथा अंतर। पांचवा अंतर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कृत्रिम चयन तेज गति से होती है क्योंकि वो मनुष्यों द्वारा होती है, और जबकि प्राकृतिक चयन की बात करें तो प्राकृतिक चयन जो है धीमी गति से होती है। तो इस तरीके से मैं 5 अंतर बता दिया हूं। अगर आपको 4 नंबर के लिए भी पूछा जाए तब भी आप लिख सकते हो, और 3 नंबर के लिए पूछे जाए तब भी आप 3 पॉइंट आराम से वहां से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते, अगला समजात अंग से आप क्या समझते हैं इसको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। समजात अंग को देखो, जीवों के अंग जो उत्पत्ति तथा रचना में समानता रखते हैं, ठीक है। समानता रखते हैं किसमें? उसकी उत्पत्ति और रचना जो है समान होते हैं, उसकी संरचना समान होती है, मतलब उसकी बनावट समान होती है, लेकिन काम अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, मेढक के अग्रपाद, मतलब मेढक के जो आगे वाले हाथ होते हैं, और मनुष्य के हाथ बोलते हैं, दोनों के बनावट सेम होती है। जैसे मेढक की बात करें तो मेढक का भी जस्ट सिर के नीचे से होता है, मनुष्यों का भी जस्ट सिर के नीचे से होता है, लेकिन मनुष्य अपने हाथ का उपयोग किसके लिए करते हैं? काम करने के लिए, वो खाना खाने के लिए, जबकि मेढक अपने हाथ का अग्रपाद का उपयोग किसके लिए करते हैं? चलने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार के अंगों को ही क्या कहा जाता है? समजात अंग या समजात लक्षण भी बोल दे तो बच्चों आप लोग इसी आंसर को लिख के आओगे कि जीवों के वे अंग जो उत्पत्ति और रचना में समानता रखते हैं लेकिन काम अलग अलग होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं, या लक्षण बोल देंगे तो समजात लक्षण आप लोग लिख के आओगे। क्लियर? अगला भाई, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बात है इसकी पीडीएफ का, तो पीडीएफ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। क्लियर है? अगर आप लोगों को पीडीएफ और भी चाहिए, जैसे कि आप, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला टॉपिक है समवृत्ति अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो, जीवों के अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना अलग अलग है। हम समजात में देखे थे बच्चों, वहां पर क्या होते, उत्पत्ति और रचना समान था लेकिन काम अलग अलग था। यहां पर उसकी उत्पत्ति और बनावट जो है अलग अलग है, लेकिन उसकी काम जो है क्या रहे, सॉरी, उसकी रचना अलग है लेकिन काम जो है समान रहेगा। जैसे कि तितलियों के पंख और पक्षियों के पंख। तितली की पंख जो उसके शरीर के बीचों बीच होती है,
ठीक है। तितली के पंख उसके शरीर के बीचों बीच होती है, जबकि चिड़िया की पंख या चमगादड़ की पंख की बात करें तो उसके जस्ट गर्दन होती है, तो गर्दन के नीचे उसका पंख होती है, लेकिन बनावट उसकी अलग अलग है, लेकिन काम तो सेम है भाई। तितली भी आप उड़ने के लिए करते हैं, और एक चमगादड़ की बात करें तो चमगादड़ भी उड़ने के लिए करते हैं। इसी प्रकार इस अंक के बाद मैं आपको एक और अंक बता देता हूं, अवशेषी अंक होना चाहिए, नहीं है, हाँ यहां पर है। तीनों अंक को देखो, अवशेषी समजात अंक, संवृत्ति अंक, और ये वाला अगला अंक है आपका अवशेषी अंक। अवशेषी अंक किसे कहते हैं उदाहरण से समझाना है। तो जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग अथवा संरचनाएं जिसका पूर्व में उपयोग होता था परंतु वर्तमान में उपयोग नहीं होता है, उसे ही क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना भाई, मतलब जीवों में पाए जाने वाले वे अंग जिसका पहले उपयोग किया जाता था लेकिन उसका अभी उपयोग नहीं करते, उसे ही अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला अपेंडिक्स, ठीक है, और भी उदाहरण है जैसे कि कर्ण पल्लव हो जाएगा, है ना, निषेचक पटल हो, आंख की निषेचक पटल, इस तरीके से इसके उदाहरण है। तो तीनों अंग आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से करेंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम लोग आ जाते हैं भाई आपका इस प्रश्न पर। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है, कुटुम्बसर गुफा की, ये देखो बुक में एक क्वेश्चन है बट एग्जाम में तो पूछे नहीं गए हैं, बट पूछे गए तो आप लोग एक बार देख सकते हो इसके आंसर्स कि कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली का प्राकृत वास है जहाँ इनके भोजन प्रजनन सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति होती है, इसी कारण यह मछली अपने प्राकृतिक वास में रहने के लिए अनुकूलित होती है। इस तरीके से इसमें बता सकते हो। ठीक है, फिर आगे, क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण सक्षम प्रजाति के विकास से के कारण हुआ है, इस संदर्भ में मतलब डायनासोर का विलुप्ति, क्या कोई सक्षम प्रजाति आई थी, कोई ऐसा जीव आ गया था जिसकी वजह से हुआ है, तो इस कारण को बताना है। हाँ, अब भाई जाहिर सी बात है किसी चीज की विलुप्ति इसलिए हो गया, मान के चलो यहाँ पर डायनासोर की विलुप्ति हुई तो उससे कोई उसको खाने वाले कोई जीव आए होंगे डायनासोर को, या उससे ज्यादा सक्षम ज्यादा पावरफुल जीव आए होंगे, तभी तो उसका विलुप्त होगा ना भाई, तभी तो वो उसकी जनसंख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी करके आपको इस आंसर्स को यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस की नहीं आई है बट आप लोग इसको देख सकते हैं। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है, तो मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है, क्योंकि मनुष्य की जैसी संख्या बढ़ रहा है वैसे ही अब जंगल कट रहा है, जंगल कटेंगे तो जाहिर सी बात है बाघ उसकी जनसंख्या में भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। फिर अनुकूलन और जीवाश्म जो कि 2024 में जस्ट अभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, देख सकते हो इसका अनुकूलन किसे कहते हैं। तो अनुकूलन की बात करें बच्चों तो याद रखना, जीवों का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, तथा पुराने जीवों के जो अवशेष होती जैसे कि उसकी हड्डियां वगैरह, उसको ही क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। आपको दो हेडिंग डाल के बता देना, जैसे कि इसमें आंसर एक ही में लिखा है, आप क्या कर सकते हो, एक बार अनुकूलन लिखोगे और एक बार जीवाश्म लिख करके बता सकते हो। ये प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 8वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न इस पार्ट में भी और आपके इसके अथवा वाली पार्ट जैसे कि 15वां पार्ट है तो वहां से भी आती है। ठीक है, देखो क्या प्रश्न बोल रहा है, एक ही जाति के समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण आपको बताना है। तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे। देखो क्या बोला, एक ही जाति के समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, मतलब जैसे कि एक ही जाति, जैसे मनुष्य एक जाति है, बिल्ली बोल दे तो जितना भी बिल्ली उसमें समानता क्यों पाया जाते हैं, मनुष्य है, जितने भी मनुष्य है उनमें समानता क्यों पाया जाते हैं, इसको ही आपको यहां पर बताना रहेगा। तो देखो इसकी समानता की विविध युग उत्पत्ति समान पूर्वज, पहली समानता के कारण है जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से, दूसरा इसकी संरचना समान होती, तीसरा इनके कार्य समान होते। ये आंसर्स थोड़ा मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट हम इसी को चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो यहां पर बोल सकते हैं क्योंकि उसकी जीन प्रवाह समान होता है, समानता के कारण क्योंकि जीन प्रवाह समान होता है, जीन कोष समान होते हैं, इसलिए गुणसूत्र समान होते हैं। एकदम मतलब स्टैंडर्ड वाली आंसर ये, यहां पर इस आंसर्स को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, मैं नहीं बोलता कि ये गलत है, ये अपने आप में सही है। संरचना समान होते, कार्य समान होते, उसके पूर्वज समान होते, इसलिए समानता के कारण है। बट स्टैंडर्ड अगर आपको बढ़ाना इस आंसर्स में तो आप बोल सकते हो कि जीन कोष समान होते, जीन प्रवाह समान होते हैं और उनके गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, समान होती है। आप यहां पर ये तीनों पॉइंट भी ऐड कर सकते हो इसके आंसर में। ठीक है, फिर अवशेषी अंक ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिर यहाँ से 4 अंक में और समजात अंक और शेषी अंक को भी पूछे जा सकते हैं, इसको ऑलरेडी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज फिर से लिखा है। फिर जीवों के विकास सिद्धांत इस साल के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई बहुत ध्यान से देखो। जीवों के विकास सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, जैसे कि पहला, जीवों में विविधता पाई जाती है,
ठीक है। पहला सिद्धांत जो है कौन दिया भाई, डार्विन ने दिया है। डार्विन ने बीगल का सफर किए थे, बीगल के सफर में ही उन्होंने एक सिद्धांत बनाया है। ठीक है। जीवों में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब कुछ जीव छोटे होते, कुछ जीव जो है क्या होते, बड़े होते। किसी की उम्र ज्यादा होती है तो किसी की उम्र कम होती है। इस तरीके से जीवों में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। अगला, विश्व में प्रजातियों की संरचना पहले से मौजूद प्रजातियों से हुई है। मतलब कोई जीव ऐसे, मतलब मनुष्य का कोई ना कोई अंश रहा होगा पहले, इसलिए मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ऐसा कि नहीं अचानक से मनुष्य आ गया। हाथी का कोई ना कोई रूप रहा होगा, हालांकि अलग रूप में रहा होगा, लेकिन हाथी का कोई ना कोई रूप रहा होगा। तो इसलिए बोल सकते हैं कि विश्व में प्रजातियों की उत्पत्ति एक झटके से नहीं बल्कि उनकी पहले से मौजूद प्रजातियों से हुई है। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई। जैसे कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के पूर्वज हम लोग उसको शाखित पेड़ के रूप में करते जाएंगे तो उसका कोई एक ही मिलेगा। मतलब जितने भी मनुष्य है सबकी पूर्वज क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है। फिर जीवों में विभिन्नताएं होती है जिससे कुछ विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ये आप कर सकते हैं। और अगला पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जीवों की आबादी में परिवर्तन होता है, जीवों की आबादी में बदलाव होता है जिससे विकास की प्रक्रिया चलता है। तो ये 5 पॉइंट आप याद रख सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको 4 ही लिख के आना है। अगला प्रश्न, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन। चयन और पहले से बताऊं एकदम वीडियो की स्टार्टिंग में चयन और अनुकूलन भी बता चुका हूं, तो उसी परिभाषा को आपको लिखना है। बीगल के सफर में किए गए महत्वपूर्ण अवलोकन, तो ये आपको पूरा हो जाएगा, जिसको मैं नोट वाली वीडियो में भी बताया था। ये क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए, बट इसको पूछे जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इस चैप्टर की बैकबोन है। बीगल के सफर से सब कुछ जो है निकला है, इसलिए तो इसको देख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन जो है इस साल के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी तक पूछे नहीं गए, बट पूछे जाने की चांसेस है। 2 उदाहरण देकर समझाना है किसको, प्रजातिवाद को या प्रजातिकरण को। एक ही जाति के समूह आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं, उसे जैविक प्रजाति कहते हैं। या जैविक प्रजाति किससे कहते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो लेकिन जब आवासीय विविधता के कारण आपस में लैंगिक प्रजनन करने में समर्थ नहीं रह पाते, तब प्रजातियां अलग अलग प्रजाति बनने लग जाती है। इस घटना को प्रजातिकरण कहते हैं। मतलब सेम प्रजाति बनना चाहिए बट नहीं बन पाती, तो उसको क्या कहते हैं, प्रजातिकरण कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप लोग लिख सकते हो। क्लियर है। तो ये रहा आपके चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी को बहुत अच्छे से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना, नोट कर लेना और अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों को। ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में, चैप्टर नंबर 2 की वीडियो में।